जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी सर। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। जी देखिए, सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं और सीआरपीसी की लास्ट क्लास में हमने धारा 2 जो है वो अति महत्वपूर्ण धारा है सीआरपीसी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सर, क्लियर आवाज तो आ रही है सर। अमित भाई, क्लास में सभी को आवाज़ नहीं आ रही है या केवल अमित को ही नहीं आ रही है? आ रही है सर। अमित अपने एंड पे देखो भाई कुछ। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धारा 2 आपको अच्छे से समझ आई होगी। धारा 2 अति महत्वपूर्ण है और आपके प्रीलिम्स के हिसाब से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वहाँ से आपको सवाल, कोई ना कोई सवाल बिल्कुल मिलेगा। धारा 2 को आप ध्यान से रिवाइज करते रहें, समझते रहें, ठीक है। आज हम लोग धारा 3 देखते हैं। धारा 3 सीआरपीसी। धारा 3 सीआरपीसी कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 3 बता रहा है कि कोई अगर रेफरेंस दिया जाएगा तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, वो धारा 3 समझाने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। कहीं कोई निर्देश आएगा किसी के प्रति तो क्या उसका अर्थ निकलेगा, क्या उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, ये धारा 3 सीआरपीसी बता रहा है। तो देखते हैं धारा 3 की बॉडी क्या कहती है। धारा 3 लंबी सेक्शन है और जो शुरुआती कुछ सेक्शन है उनको हम बिल्कुल करीने से सारों को पढ़ के चलेंगे, बाकी फिर स्किपिंग करानी शुरू करेंगे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के होंगे सेक्शंस उनको ज़्यादा मजबूती के साथ पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन जिनका कम होगा उनको थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे, क्योंकि ये लंबे एक्ट हैं, इनको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ाया जाना मुमकिन नहीं है और ना आवश्यक ही है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है धारा 3, इन दिस कोड एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स टू अ मजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। धारा 3 कह रहा है कि इस संहिता में यदि विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो यदि कहीं मजिस्ट्रेट शब्द आएगा तो मजिस्ट्रेट शब्द को हम क्या समझेंगे ये बताया जा रहा है। और शुरुआत में ही बता दिया है कि विशेषक शब्दों के बिना, यदि कोई विशेषक शब्दों के साथ बताया जाएगा कि ना भाई मजिस्ट्रेट के केवल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ होगा तो उसको हम क्या समझेंगे ये बताया जा रहा है। और अगर विशेषक शब्द उसके साथ लगा दिया गया, मान लीजिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट लिख दिया गया, फिर तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट ही समझेंगे। तो विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। फर्स्ट में कह रहा है इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड ए मेट्रोपॉलिटन एरिया एज ए रेफरेंस टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, ठीक है। और सेकंड कह रहा है इन रिलेशन टू ए मेट्रोपॉलिटन एरिया एज ए रेफरेंस टू ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। क्या समझे? धारा 3 का भाग समझ आ गया आप लोगों को। यदि कहीं पूरी संहिता में केवल मजिस्ट्रेट शब्द लिखा होगा तो मजिस्ट्रेट शब्द से हम ये मीनिंग समझेंगे कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। क्लियर है भाई? सदफ, कल्पना, मेरी आवाज़ आ रही है भाई सबको? जी सर। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, चलिए 3B कह रहा है एनी रेफरेंस टू आ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास shall in relation to an area outside a metropolitan area be construed as a reference to a judicial magistrate of the second class and in relation to a metropolitan area as a reference to a metropolitan magistrate। और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का मतलब क्या होगा कि महानगर क्षेत्र के बाहर, वही बात है जो ऊपर वाली धारा में पढ़ के आए हैं,
महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ठीक है, और महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के प्रति निर्देश माना जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। और एनी रेफरेंस टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शेल, वही बात यहाँ प्रथम श्रेणी जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट है उसके बारे में बात की जा रही है। वो कह रहा है एनी रेफरेंस टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शेल इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। जुरिस्डिक्शन हमने कल कौन से सेक्शन में पढ़ा था भाई? धारा 2 हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी थी और उसमें बताया गया था जुरिस्डिक्शन के विषय में। तो वो धारा 2 की कौन सा पार्ट था कल्पना? सर आपने धारा 2 की जे बताया था। जे फॉर जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी सर। हाँ, तो 2J में बताया है जुरिस्डिक्शन को, और यहाँ ये क्या कह रहा है? इन रिलेशन टू ए मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। देखिए, मजिस्ट्रेट के अपने क्षेत्राधिकार होते हैं, वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही काम करेंगे। एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। केवल और केवल कब दूसरे का देखेगा काम? जब वो उसको लिंक किया जाएगा उसको। आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पे हैं, तो वो मजिस्ट्रेट साहब का काम जो है वो दूसरे को लिंक कर दिया जाता है। वो CGM साहब के आदेश से या CMM साहब के आदेश से ये बता दिया जाता है कि आज जो है उनके लिंक अफसर वो हैं, आज वो उस क्षेत्राधिकार के मालिक दूसरे मजिस्ट्रेट भी हो जाते हैं। क्लियर है भाई जी। और सेकंड कह रहा है इन रिलेशन टू एनी अदर एरिया बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। और महानगर क्षेत्र से अन्यथा जो क्षेत्र हैं उनमें क्या बताया गया है कि वैसा मजिस्ट्रेट जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अपने क्षेत्राधिकार का वहाँ प्रयोग कर रहा है उससे उसको कनेक्ट किया जाएगा, उसके प्रति निर्देश समझा जाएगा। और डी कह रहा है एनी रेफरेंस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। और कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। देखिए, जो हमारे यहाँ CGM नाम से जाने जाते हैं वो महानगरों में CMM के नाम से जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। CMM की फुल फॉर्म क्या है? सदप CMM की फुल फॉर्म, हाँ CMM जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर। हाँ भाई, थोड़ा सा होल्ड किया करो। जब मैं बाय नेम सवाल पूछता हूँ तो जब तक नाम शुदा व्यक्ति मना ना कर दे या किसी कारणवश उसको आवाज़ ना पहुँचे तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो, ठीक है? चलिए। सर मैं पिताजी को खाना दे रही थी अपने। हाँ नहीं, वो भी ज़रूरी काम है भाई, पिताजी की सेवा करना, तो वो सेवा का मेवा मिलेगा आपको, बिल्कुल जी। तो सेकंड पार्ट जो है धारा 3 का, वो कह रहा है इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल इन रिलेशन टू ए मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर दैट एरिया। और नंबर 2 कह रहा है कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ठीक है,
जो हमारे यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट जिनको हम बोलते हैं JM फर्स्ट, JM सेकंड, JM थर्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो महानगर में क्या हो जाते हैं, MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है। और नंबर 3 कह रहा है कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस टू एनी इनेक्टमेंट पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। ठीक है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियमिति में। तो ये कह रहा है कि जब ये जो हम संहिता पढ़ रहे हैं इससे पूर्व की स्थिति क्या है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियमिति में। तो ये कब जो है पारित हुआ हमारा CRPC, कल्पना चौहान बताएंगी। सर 25 जनवरी 1974। बहुत बढ़िया। और ये कब एनफोर्स हुआ, सदप आप बताइए, एनफोर्स कब हुआ? फिर 1 अप्रैल 1974। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट इनको दिमाग में आप बसा के रखें। ठीक है। जेबुनिशा शेफी बताएंगी कि ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं CRPC, ये कैसा प्रभाव रखता है, भूतलक्षी के भविष्यलक्षी? भूतलक्षी प्रभाव रखता है, यानी कि इसे एनफोर्स होने से पहले के जो मामले चले आ रहे हैं उन पर भी ये सेम प्रभाव रखेगा, लागू होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है कि टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये कह रहा है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ये अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ठीक है। तो कहीं शब्द केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आ रहा है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विषय में बात कर रहा है। ठीक है। और बी कह रहा है टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास और द थर्ड क्लास शैल बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू आर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। एक्चुअली जो हमारा ये CRPC है इसमें थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का कोई प्रावधान नहीं है। जो पूर्व वाली CRPC थी उसमें तृतीय श्रेणी का भी मजिस्ट्रेट था। ठीक है। तो यहाँ ये बता दिया गया कि टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास और द थर्ड क्लास शैल बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। तो जो थर्ड क्लास का वहाँ था वो यहाँ कैसा हो जाएगा, वो कह रहा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ठीक है अमित, क्लियर है भाई? जी सर। और C कह रहा है इसका तीसरे का C कह रहा है कि टू अ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस रेस्पेक्टिवली टू अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एक्चुअली पुरानी CRPC में जो है वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शब्द था। जो प्रेसिडेंसी नगर थे, बड़े जो महानगर थे, वो प्रेसिडेंसी नगर के तौर पे जाने जाते थे और वहाँ मजिस्ट्रेट को किस नाम से पुकारा जाता था ओल्ड CRPC में? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। और अब नई CRPC में उनको किस पदनाम से जाना जाएगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इज दैट क्लियर? जी हाँ जी, सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बताया हुआ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई? जी सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तो डी पार्ट कह रहा है टू एनी एरिया which is included in a metropolitan area as a reference to such metropolitan area and any reference to a magistrate of the first class or of the second class in relation to such area shall be construed as a reference to the metropolitan magistrate exercising jurisdiction in such area। और घा कह रहा है कि महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है
और प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। तो ये कह रहा है कि कोई एरिया ऐसा है कि जो पहले महानगर में नहीं था, उसको बाद में महानगर में सम्मिलित कर लिया जाए, तो जो वहाँ के जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करने वाले जो मजिस्ट्रेट लोग हैं, अब उनको क्या हो जाएगा, अब वो महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश माना जाएगा। ठीक है, उनके पदनाम में चेंज हो जाएगा ना भाई। आज मान लीजिए, सपोज कीजिए कि सहारनपुर को महानगर घोषित कर दिया जाए जुडिशल संबंध में, तो यहाँ के जो सीजीएम साहब है वो सीएमएम उनका पदनाम हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत? और नंबर 4 कह रहा है इसका, सेक्शन 3 हम पढ़ रहे हैं, और 3 का जो क्लॉज 4 है वो कह रहा है वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय ए मजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स। और नंबर 4 कह रहा है कि जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं, तो क्या कह रहा है उसके बारे में, विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस ऑफ or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall subject to the provisions of this code be exercisable by a judicial magistrate। तो नंबर 4 कह रहा है कि जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं, तो क्या कह रहा है कि जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्विलत है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति को अथवा अन्वेषण, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहाँ वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। क्या समझ आया भाई? ये वाला हिस्सा क्या कह रहा है प्रवेश भाटी जी? जो 3 का क्लोज 4 है और 4 का सब क्लोज ए है, वो क्या बताना चाह रहा है? जी सर। जी सर आप ही समझाइए, थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया। ये कह रहा है कि जिनमें, ये कह रहा है कि जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन, देखिए कुछ विधि ऐसी भी होती है कि उनमें कुछ प्रोसीजर अपने अकॉर्डिंगली भी दिया होता है कि प्रक्रिया का पालन ऐसे 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 किया जाएगा। तो वहाँ कह रहा है कि उन मामलों में भी जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्विलत है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की अथवा अन्वेषण, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहाँ वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। तो उनसे भी अगर उनमें कोई स्पष्ट बात नहीं बताई गई है तो फिर इस संहिता के अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे। मान लीजिए उन्होंने कुछ छोटा मोटा प्रोसीजर तो वहाँ बता दिया, लेकिन फिर वही वो कहानियाँ है कि उसको रिमांड कितने दिन का दिया जाएगा, है ना, और उसको अगर वहाँ स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि भाई कितने दिन के अंदर उसको चार्जशीट भेजनी ज़रूरी है, अन्यथा उसको 167(2) का लाभ मिल जाएगा। तो यदि वहाँ कुछ स्पेशल लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, नहीं तो फिर हमारी सीआरपीसी प्रिवेल करेगी अगर वहाँ कुछ स्पष्ट नहीं है। बाकी और चीज़ें हैं वहाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वहाँ नहीं है, तो फिर वो उनको यहीं से कनेक्ट करते हुए कार्रवाई की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। देखिए कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनमें अपना अलग से कुछ सिस्टम दिया होता है, तो फिर तो वो प्रिवेल कर जाता है वहाँ, ठीक है ना। वैसे सामान्यतः जो हमारा 167(2) हम आगे पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण धारा है रिमांड से संबंधित,
तो सेक्शन 167 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ 167(2) एक क्लोज है उसमें, वो क्या है अमित भाटी? सर अभी याद नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं। 167(2) जो है वो बेल से संबंध, एक्चुअली वो मैंडेटरी बेल से संबंधित। से संबंधित है सर। हाँ क्या कह रहे हो? डिफॉल्ट बिल के हाँ उसमें क्या है कि 10 वर्ष तक के मामलों में तो 60 दिन का अपेक्षा है, और 10 वर्ष से अधिक के जो मामले हैं उनमें 90 दिन की अपेक्षा है कि यदि कोई व्यक्ति इतने दिन तक जुडिशल कस्टडी में है और उसके विरुद्ध जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आरोप पत्र नहीं दाखिल कर रही है, तो वो समय सीमा गुजर जाने के बाद उसको नॉन बेलेबल मामलों में भी बेल का राइट उत्पन्न हो जाता है ना। जब उसको पढ़ेंगे आगे तो विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन कुछ मामले, कुछ एक्ट ऐसे हैं कि जहां 60 और 90 के अलावा अगर वहां स्पेसिफिकली कुछ टाइम दे दिया गया तो फिर वो वहां के हिसाब से चलेगा, वहां कुछ नहीं दिया है तो फिर यहाँ के हिसाब से चलेगा। क्लियर है भाई भाटी जी? लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप कि इसके अलावा अगर मतलब जो 90 या 60 डेज दिए हैं तो लिमिटेशन एक्ट जो है उसको अप्लाई करेंगे सर? नहीं लिमिटेशन एक्ट नहीं है, वो CRPC में ही प्रावधान है 60 और 90 दिन का। लिमिटेशन एक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो यहीं दिया हुआ है CRPC में। और कुछ एक्ट ऐसे हैं कि वहाँ स्पेसिफिकली समय ज़्यादा दिया हुआ है कि भाई अगर वो, जैसे आई थिंक गैंगस्टर एक्ट की चार्जशीट में कुछ समय ज़्यादा है ना, और आपकी NSA अगर किसी पे लगती है तो NSA पे 167(2) लागू नहीं होता है ना। तो ये कुछ एक्ट ऐसे हैं कि जो फिर वो वहाँ से चलते हैं, वहाँ प्रावधान कुछ नहीं है, कुछ छोटे मोटे प्रावधान वहाँ दिए हुए हैं तो वहाँ से चलेंगे, जो प्रावधान वहाँ नहीं मिलेंगे फिर यहाँ से चलेंगे, ये कह रहा है। इज दैट ओके? और बी पार्ट कह रहा है कि विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर सच एज द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ अ लाइसेंस, सैंक्शनिंग a prosecution or withdrawing from a prosecution, they shall subject as aforesaid be exercisable by an executive magistrate। और ये कह रहा है कि जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, वहाँ वे यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। कुछ समझ आया? 4 का खा जितेंद्र जी, जितेंद्र जी। यानी सर इसमें जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दे दी। हाँ लेकिन इसमें उसका जी भाई कोई लाइसेंस आदि लाइसेंस का अनुदान है, उसका निलंबन है, उसका रद्द किया जाना है, अभियोजन की मंजूरी है, अभियोजन को वापस लेना है, तो यहाँ ये मामले जो है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के हैं। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो सरकार का सीधा एजेंट होता है, ठीक है ना। और जो जुडिशियल वाले हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो कहाँ से इनको पावर प्राप्त होती है? हाई कोर्ट से कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है तो उस सिद्धांत के हिसाब से न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो डिफरेंट विंग्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद है जो न्याय शक्ति के पृथक्करण की बात करता है? जी, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है? कोई बताएगा? बोलो 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 बोलो। अरे गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा सर? या 2 में या 3 में या तो अमित भाटी, वो निकल रहा है सर। आपकी क्या राय है?
14 में है सर। जो 3 में सर। किस में? 14 में एनु बता रही है। आर्टिकल 14 तो समानता के अधिकार की बात करता है, वो प्रतिकरण कहाँ कर रहा है? 3 में 3 मतलब आर्टिकल 3 बता रहे हैं कि जीपीएसपी में होना चाहिए। क्या चैप्टर 3 बता रहे हो? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 4 में हो सकता है। ये जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो हमारे जो उसमें है वो, डायरेक्टर प्रिंसिपल। हाँ डीपीएसपी जो है ना वहाँ है, और आई थिंक वो अनुच्छेद 50 है। 51 में अनुच्छेद 50 है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कंफर्म कर लीजिएगा। वहाँ बताया गया है कि आप जी सर। न्यायपालिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी, ठीक है। तो आपका सेक्शन 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। सेक्शन 3 में ये बताने का प्रयास किया गया है कि कोई इस प्रकार की शब्दावलियाँ आएंगी, मजिस्ट्रेट आएगा तो मजिस्ट्रेट कहाँ से कनेक्ट होगा, सीएमएम कौन होगा, सीजीएम कौन होगा, है ना। और इसका नंबर 4 है भाई। नंबर 4 कह रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। सदब अपना माइक ऑफ कीजिए। जी सर। हाँ सर मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ सर बताइए। इसमें 4 का जो सर इसमें 2 शब्द दिए हुए हैं सर, एक अधिमूल्यन और शिक्षण परीक्षण। सर इनका मीनिंग क्या होगा? काहे का? सर ये जो 4 का का दिया हुआ है ना इसमें साक्ष्य का अधिमूल्यन या शिक्षण परीक्षण का कोई सर इसका शिक्षण परीक्षण और अधिमूल्यन का मीनिंग क्या निकालेंगे? देखिए साक्ष्य का अधिमूल्यन क्या है? साक्ष्य का अधिमूल्यन तो यह है कि आपके सामने साक्ष्य हाजिर आया, साक्ष्य प्रस्तुत हुआ, तो उसका वेटेज निकालना ही तो अधिमूल्यन है उसका। भाई साक्ष्य में कितना वजन है, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर। ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ, और जो नंबर 4 देख लेते हैं भाई। नंबर 4 कह रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो सेक्शन 4 सीआरपीसी बात कर रहा है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 86 1860 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर्ड, है ना। और ये क्या है? इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट। तो ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 ये एक्ट नंबर है। आईपीसी का जो एक्ट नंबर है वो 45 संख्या है और 1860 का है वो एक्ट, ठीक है। के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। तो आईपीसी से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो धारा 4(1) कह रही है कि उनका सारा प्रोसीजर जो है वो यहाँ इस सीआरपीसी के माध्यम से किया जाएगा, है ना। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि ये प्रक्रिया विधि है, ठीक है ना। और प्रक्रिया विधि क्या होती है? जो मौलिक विधियों को लागू कराने की स्टेप्स हमें बताती है कि किस कदम पे आपको क्या करना है, कहाँ से कैसे चलना है, ठीक है ना। भाई प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए आपको विदेश जाने का आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं, लेकिन विदेश जाने की कोई प्रक्रिया भी तो होगी ना। प्रक्रिया में क्या होगा? सर्वप्रथम आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, है ना। और जिस देश में आप जाना चाह रहे हो उस देश से आपको वीज़ा प्राप्त करने पड़ेगा पहले जाने से, है ना। कुछ कंट्री जैसे हैं इंडिया से रिलेटेड जो ऑन अराइवल वीज़ा भी देते हैं, उनमें आप सीधा पासपोर्ट लेके वहीं पहुंच जाए तो वहीं आपको वीज़ा मिल जाएगा, प्रक्रिया है। कुछ कंट्री ऐसे हैं कि वो आपसे पहले वीज़ा यहीं पे आवेदन कराएंगे और आवेदन की फ़ीस लेंगे, उनको आपकी शक्ल अच्छी लगेगी तो आपको वीज़ा दे देंगे। वीज़ा जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी उस देश की। तो ये सारे स्टेप्स हैं ना,
अब विदेश जाना आपका राइट है, वो तो कह रहा है, हमें संविधान कह रहा है कि आप जहाँ चाहे स्वतंत्र हैं आप देश में घूमने के लिए, विदेश में घूमने के लिए, तो वो तो हमारा राइट हो गया। लेकिन राइट को हासिल करने के लिए तो कुछ प्रक्रिया होगी ना, घर बैठे तो नहीं मिलेगा वो। तो इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया विधि है, चाहे वो CPC हो या CRPC हो, ये हमारे जो भी हमारे अधिकार और दायित्व हैं उनके संबंध में बताया गया है कि आपको कैसे कैसे किन किन स्टेप्स को लेना है, ठीक है। और विदेश जाने के लिए रिटर्न टिकट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। रिटर्न टिकट क्यों लेके भेजते हैं वहाँ, क्यों बुलाते हैं वो रिटर्न टिकट लेके? भाई मान लीजिए आपके पास रिटर्न टिकट ना हो, आप सिंगल साइड टिकट लेके पहुँच जाओ और फिर वहाँ जाके जेब झाड़ दो उनके सामने, बोले जी पीछे ही नहीं है हमारे पे तो टिकट लेने के वापस जाने के, तो आपके पास वहाँ से वापसी का टिकट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के नज़रिए से बता रहा हूँ। यहाँ विदेश जाने की कोई बात नहीं है CRPC में, ठीक है भाई। और सेकंड कह रहा है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। ये कह रहा है कि 4(1) ने तो सीधा IPC के विषय में बता दिया, और 4(2) कह रहा है कि किसी अन्य विधि के अधीन, ठीक है। IPC से अलावा भी तो बहुत सारी विधियां हैं जहां ऑफेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो कह रहा कि किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। तो कह रहा कि अगर उन अपराधों में, उन एक्ट में कुछ दिया हुआ है तो 4(2), वैसे तो सामान्यतः 4(2) के अकॉर्डिंगली चलेंगे वो भी सब, लेकिन यदि वहाँ कुछ स्पेशल दिया हुआ है तो उसके अधीन रहते हुए CRPC के प्रावधान वहाँ भी लागू होंगे, ठीक है भाई। और सेक्शन 5 सेविंग की बात कर रहा है। सेविंग क्लॉज आपको लगभग हर एक्ट में मिलता है। सेविंग क्लॉज का मतलब क्या, पैसे की सेविंग नहीं है। ये क्या कह रहा है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन to the contrary affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। और व्यावृत्ति के विषय में बात कह रहा है कि इसमें प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, ठीक है, इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब कि अगर वहाँ स्पेशल में कुछ दिया हुआ है तो दैट विल प्रिवेल। CRPC वहाँ टांग नहीं अड़ाएगी जाके कि भाई देखो हमने तो ये व्यवस्था की हुई है, तुमने अलग व्यवस्था की हुई है ना, फिर व्यवस्था उसकी चलेगी जो कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है ना। तो वहाँ अगर कोई बात दी हुई है तो सेक्शन 5 ने उसको सेव कर दिया है, उसको CRPC के प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा। अगर वहाँ कुछ स्पेशल बता दिया गया है तो दैट विल प्रिवेल। जैसे मैंने अभी 167(2) का उदाहरण दे के बताया कि सामान्यतः अगर किसी एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी हुई है तो फिर तो CRPC प्रिवेल करेगी, और वहाँ उस स्पेशल एक्ट में कुछ दे दिया गया है तो फिर वो एक्ट प्रिवेल करेगा। इज दैट क्लियर जी? तो आपका सर 4 का क्लोज 2 दोबारा बता दे सर, क्लियर नहीं हो पाया मुझे। 4 का क्लोज 2 ये कह रहा है कि 4(1) तो सीधे IPC के बारे में बात कर रहा है, और 4(2) IPC के अलावा जो अन्य एक्ट हैं, अन्य अपराधों के भाई आपराधिक विधि के लिए IPC अपने आप में परिपूर्ण तो नहीं है ना। IPC से अलावा भी तो आपराधिक मामलों के अलग अलग एक्ट हैं, समझ रहे हो ना। यस सर, जिसमें सर जुवेनाइल या वगैरह ये आएंगे। बिल्कुल जो भी स्पेशल एक्ट है, जो भी लोकल कोई एक्ट है, कोई लोकल बना हुआ है, जैसे हमारा बिजली का लोकल एक्ट है
है ना। बिजली के हर स्टेट के अपने अपने एक्ट हैं, ठीक है। तो ये उनसे संबंधित बात कर रहा है नंबर 2। तो वो कह रहा है कि उन पे भी सीआरपीसी लागू होगा, और अगर वहाँ कुछ है तो फिर वो प्रिवेल करेगा। और फिर 5 ने तो बिल्कुल ही सेविंग्स में डाल दिया उसको उठा के। उन्होंने कहा कि वैसे तो सीआरपीसी काम करेगी, पर अगर किसी एक्ट में कुछ बात दी हुई है तो वो एक्ट प्रिवेल करेगा। कौन से वाला, जो लोकल है या स्पेशल है, ठीक है भाई। तो ये आपका अध्याय 1 समाप्त हो गया है सीआरपीसी का, और अध्याय 2 जो है वो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। आज मुझे एक्चुअली कहीं निकलना है किसी काम से, तो आज की क्लास को मैं थोड़ा विराम देता हूँ। आज ये थोड़ा अभी अल्प विराम है, मतलब कि क्लास का कुछ साइज छोटा है आज की, लेकिन आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोई क्लास, हाँ, आमना मैम की क्लास होगी रात में 10 बजे जी। अच्छा। हाँ, चलिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। वो लोकल एक्ट पढ़ा रही है जो चकबंदी अधिनियम चल रहा है वहाँ।